हेलो गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां आज मैं रिव्यू करूंगा नेटफ्लिक्स की सीरीज अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 3 का और उसके साथ उसकी एंडिंग भी एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शो के प्लॉट की बात करें तो जैसा हमने पिछले सीजन में देखा ही था कि 1963 के डूम्सडे को रोकने के बाद अम्ब्रेला एकेडमी अपनी प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आते हैं, पर उन्हें शौक लगता है कि उनकी जगह स्पैरो एकेडमी ने ले ली है, जो कि एक स्मार्ट, स्टाइलिश और काफ़ी ही पॉपुलर ग्रुप है। स्पैरो और अम्ब्रेला का आमना सामना होता है, पर उन्हें अपना डिफरेंसेस साइड रखने पड़ेंगे क्योंकि दुनिया एक बार फिर से खतरे में है। Oh shit, here we go again. सर रेजिनाल्ड हारग्रीव्स ने इस बार एक नई एकेडमी एस्टेब्लिश करी है जिसका नाम स्पैरो एकेडमी है, जिसमें बेन वापस आता है और उसके साथ अल्फांसो, जेमी, मार्कस, फे, क्रिस्टोफर और स्लोन है। इस बार स्टोरी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कैरेक्टर डेवलपमेंट है। शो के फर्स्ट हाफ में एपोकलिप्स से ज़्यादा हमें सारे कैरेक्टर्स पर फोकस किया गया है और कुछ कैरेक्टर्स काफ़ी शाइन आउट होकर बाहर आते हैं। एलिसन के कैरेक्टर को काफ़ी ही सफ़र करना पड़ा है पिछले 2 सीज़न से, तो इस सीज़न में हमें फाइनली उसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है और वो कुछ डिसीजन ऐसे लेती है जो आपको उसे हेट करने पर मजबूर कर देगा। एलियट पेज के रियल लाइफ ट्रांजिशन को शो काफ़ी ही ब्यूटीफुली हैंडल करता है और प्लेज जिस इनोसेंस से विक्टर का रोल प्ले करते हैं वो काफ़ी ही दमदार था और एक शो की ट्रू हाईलाइट था। लूथर को भी फाइनली एक हैप्पी लाइफ जीने को मिलती है और डिएगो और लाइला का रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग हुआ है। नंबर 5 तो मोस्टली सबका फेवरेट है ही, पर इस सीज़न में उस पर इतना फोकस नहीं था, जो कि अंडरस्टैंडेबल भी था क्योंकि हमारे पास काफ़ी नए कैरेक्टर्स भी थे, तो कुछ पुराने कैरेक्टर्स को काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग बिल्डअप दिया गया है। क्लाउस और रेजिनाल्ड के रिलेशन को इस सीज़न में काफ़ी ही अमेजिंगली दिखाया गया है और एक बार फिर साबित हो गया है कि रेजिनाल्ड हारग्रीव्स किसी के नहीं हैं क्योंकि वो क्लाउस को मैनिपुलेट करके यूज़ करते हैं। स्पैरो और अम्ब्रेला के बीच हुई एपिसोड 1 की फ़ाइट इंटरेस्टिंग थी। हमें काफ़ी सारे इंडिविजुअल फाइट्स भी देखने को मिली जिनकी एक्शन कोरियोग्राफी ठीक ही थी। शो के आपको पहले कुछ एपिसोड्स तो ये डाउट में डाल देंगे कि इस सीज़न में का अंत कहाँ जाकर होगा, क्योंकि हमें एक के बाद एक साइड स्टोरीज ही देखने को मिल रही थी। शो में कई मूवमेंट्स पे काफ़ी फैला हुआ सा लगता है और हमें बीच बीच में डिस्कनेक्ट भी फील होने लगता है। शो एपिसोड 7 तक काफ़ी ही एवरेज चल रहा था, पर उसके बाद जब इन्होंने ट्विस्ट और टर्न्स डालने शुरू किए और स्टोरी का मेन मोटिव पता चला तो शो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। एंड आते आते शो थोड़ा रश्ड ज़रूर फील होता है और अगर इसकी एंडिंग को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते तो शो काफ़ी ही अच्छा लगता। इस बात का आइडिया लग भी जाता है कि अब सीज़न 4 में शो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। शो का कॉमेडी एक्सपेक्ट हर बार की तरह ही अमेजिंग और हिलेरियस था। स्पैरो एकेडमी बुरी नहीं है और अगर उसके और अम्ब्रेला के कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा और अच्छे से दिखाया जाता तो बेटर होता, बट एट दी एंड मैंने शो को एंजॉय किया, तो मैं शो को 10 में से 8.3 स्टार्स दूंगा। अरे रुको दोस्तों, अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो एंडिंग पे भी बात करनी है। तो लूथर और स्लोन की शादी की पार्टी हो रही है और इधर हारग्रीव्स एलिसन के साथ एक डील करता है और वो बाद में लूथर को मार देता है। वो कहता है कि फैमिलीज को इकट्ठा लाने के लिए एक सैक्रिफाइस करना ज़रूरी था, जैसा हमने सीज़न 1 में देखा भी था कि अम्ब्रेलाज किसी शादी या अब किसी की डेथ पर ही इकट्ठे होते हैं। क्लाउस को हारग्रीव्स धक्का दे देता है और कूगल ब्लिट्स की फाइनल वेव में क्लाउस भी मर जाता है। बचे हुए हीरोज ऑब्सीडियन के गार्डियन से लड़ते हैं।
सिगिल पर खड़े होकर ये सब आखिरी गार्डियन को भी मार देते हैं और हमें प्रोजेक्ट ओब्लिवियन की सच्चाई पता चलती है। उधर क्लाउस और लूथर डेथ वर्ल्ड में है, जहां पर लूथर उसे क्लाउस को वापस भेजने के लिए कह रहा है। एलिसन को एहसास होता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से उसकी फैमिली मर जाएगी और वो रेजिनल्ड को मार देती है, पर वो उस मशीन का बटन दबाने जाती है जबकि विक्टर उसे मना करता है। बटन दबाते ही यूनिवर्स रीसेट हो जाता है, जिससे पूरी टाइमलाइन चेंज हो जाती है। नए यूनिवर्स में सारे एलिवेटर से आते हैं। उस यूनिवर्स में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने कभी सोचा था। रे क्लेयर का फादर है और एलिसन काफी खुश है, जबकि सभी हीरोज के पास अब उनकी पावर्स नहीं हैं। लूथर की बॉडी भी नॉर्मल हो चुकी है और अब उसके अंदर एप डीएनए नहीं है। सभी बिल्कुल ठीक है, पर स्लोन अभी भी मिसिंग है और लूथर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। हीरोज को एक प्लाक मिलता है जिस पर हारग्रीव्स का ब्रास हेड स्टैचू है और वो उसी दिन डोनेट हुआ था जिस दिन ओरिजिनल टाइमलाइन में वो सभी बच्चे पैदा हुए थे। हो सकता है इस यूनिवर्स में हारग्रीव्स ने वो पावर ऑर्ब्स कभी रिलीज ही नहीं किए, क्योंकि उसकी वाइफ एबिगेल अभी भी जिंदा है। और अगर नोटिस करें तो ये भी एक तरह का ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का केस है। तो क्या इससे और भी पैराडॉक्स और गूगल ब्लिट्स खुलेंगे और नई टाइमलाइन में और भी तबाही होगी? नई टाइमलाइन में हम देखते हैं कि हारग्रीव्स वर्ल्ड पर छा चुका है और ये वर्ल्ड भी काफ़ी एडवांस लग रहा है। हर बिल्डिंग्स पर हारग्रीव्स की कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो बेन हमें एक ट्रेन में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और पॉसिबली वो सियोल साउथ कोरिया में रह रहा है। ये एक आइडियल टाइमलाइन है जिसमें बेन कभी अम्ब्रेला एकेडमी का पार्ट ही नहीं बना, तो उसका जिंदा होना मेक सेंस करता है। थर्ड सीजन का स्पैरो वाला बेन भी अभी हमारे मेन हीरोज के साथ जिंदा है, जिससे अब एक ही यूनिवर्स में 2 बेन हो गए हैं। बेन अभी उसी ट्रेन में लग रहा है जिसमें उसकी मदर ने उसे बर्थ दिया था। तो क्या आगे जाकर इस टाइमलाइन में हर किसी के हमें 2 रूप देखने को मिलेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।